हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। 30 अप्रैल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला आज का जो आर्टिकल है विच इज़ आफ्टर द डिल्यू। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या इसमें हमें डिस्कस करना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसको हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने लिखा है, अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स इसमें बताए हैं। सरकार को कई सारे सुझाव दिए गए हैं कि क्या अल्टीमेट ऑप्शन हो सकता है जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो हमारे पास क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसको जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आर्टिकल को समझने के लिए हमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है, जैसे कि सॉवरेन बोरोइंग। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, आपको पता होगा। जब कोई भी बोरोइंग बाहर कंट्री से होती है, यानी फॉरेन कंट्री से होती है फॉरेन करेंसी में, तो उसको हम सॉवरेन बोरोइंग में रखते हैं। दूसरा टर्म है डिफ्लेशनरी शॉक। अब देखिए, डिफ्लेशनरी शॉक को समझने के लिए आपको डिफ्लेशन का पता होना ज़रूरी है। क्या होता है डिफ्लेशन? जब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस, किस चीज़ के? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस, यानी ज़्यादातर आप यहाँ पे सामान को ध्यान में रखिए। जब सामान का दाम बहुत नीचे चला जाए, प्राइस बिल्कुल कम हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम डिफ्लेशन कह सकते हैं। अब ये सिचुएशन कब अराइज होती है? जाहिर तौर पर जब डिमांड कम हो जाए। और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो है डिमांड का कम हो जाना। अभी के सिचुएशन में आपको इन सारे टर्म्स को रखते हुए जाना है। अभी जो समस्या है सबसे बड़ी वो क्या है? डिमांड नीचे चला गया है कई सारे कारणों की वजह से। इसको हम सारी बातों को अभी आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट आपको मतलब सिर्फ समझना है यहाँ पर कि डिफ्लेशनरी शॉक क्या होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या मतलब है डेफिसिट फाइनेंसिंग का? अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा जाए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है, तो आपको समझना है कि किसी भी डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए जो हम पैसे रेज करेंगे। अब इसको गवर्नमेंट के टर्म में समझते हैं। जब ऐसे फंड को जनरेट किया जाए जो कि डेफिसिट को फाइनेंस करता हो। आप समझ रहे हैं डेफिसिट का मतलब घाटा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन आपका खर्चा 150 रुपये का है। अब आपने 150 रुपये खर्च कर दिया, तो 50 रुपये आपके पास उधार हो गया। मान लीजिए आप दुकान में जाते हो, 50 रुपये आप उधार करते हैं। अब इस उधार को आपको पूरा करना है, उसके लिए आप वो 50 रुपीज़ कहाँ से लाएंगे? और उस टर्म में जो आप पैसे जनरेट करेंगे बाय मेनी मीन्स, अदर मीन्स, वो आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग है। और सरकार इसके लिए क्या करती है? सरकार के पास जो सीधा सा रास्ता है वो है मनी को प्रिंट करने का। अब वो यहाँ पर प्रिंटिंग मनी करेगी और ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको यहाँ पर वो पूरा करेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आपको ये टर्म समझना है, ये अभी आर्टिकल में मिलने वाला है, राइट। अगला टर्म देखते हैं विच इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो आप जानते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ लोगों के पास है, अदर फॉर्म में सिक्योरिटीज़ होते हैं, बॉन्ड के फॉर्म में। और वहाँ से जब गवर्नमेंट, आपको पता है, सिक्योरिटीज़ रेज करती हैं, तो गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि वो मार्केट से पैसा सिक्योरिटीज़ के मीन से उठाना चाहती है। ऑन द अदर हैंड, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगी तो वो मार्केट में पैसा इन्फ्लक्स करना चाहती है। स्टिमुलस पैकेज, बहुत ही सिंपल सा शब्द, स्टिमुलस पैकेज मतलब जब हम अदर टूल्स से, यहाँ पर हमारे पास दो टूल्स होता है। एक हमारे पास किसी भी पैकेज को स्टिमुलेट करने का या मार्केट में मनी के इनफ्लो को बढ़ाने का जो दो तरीका है, एक है आरबीआई और दूसरा है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट स्टिमुलस करेगी, बढ़ाएगी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल स्टिमुलस। जब गवर्नमेंट के द्वारा अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा ताकि इकोनॉमी रन करने लग जाए, तो वो फिजिकल स्टिमुलस कहलाएगा। और जब आरबीआई सेम टूल को इस्तेमाल करेगी, पैसे को बढ़ाएगी मार्केट में और लिक्विडिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो उसको हम मॉनेटरी स्टिमुलस में रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलस पैकेज जो शब्द है वो आपको समझना है। सभी कोई जानते हैं कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इसका सिंपल सा मतलब है एक ऐसी कंडीशन अराइज हो गई थी जहां पर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। ठीक है, हालांकि भारत पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा था, उसके कई अदर रीजंस थे, लेकिन 2008 की सिचुएशन को आपको दिमाग में रखना है इस आर्टिकल को समझने के लिए। अगला है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब कोई भी चीज़ जब फैलती है, बढ़ती है, और कॉन्ट्रैक्शन जब कोई चीज़ सिकुड़ती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमी के टर्म में। तो एक तो होता है जब आप लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं,
थोड़ा इन्फ्लेशन होता है मार्केट में तो वो एक्सपैंड करता है इकोनॉमी को। लेकिन जब अभी सिचुएशन अराइज हो गई है, डिमांड कम हो गया है, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, तो इकोनॉमी सिकुड़ने लग जाती है, जीडीपी ग्रोथ नीचे आने लग जाता है। इट कैन बी टर्म्ड एज कंट्रैक्शन। अगला है फिजिकल प्रूडेंस। बहुत ही ज़रूरी है समझना आखिर होता क्या है फिजिकल प्रूडेंस। बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम समझेंगे इसको। इसका सिंपल सा मतलब है स्पेंडिंग विद इन बजट। समझ आ रहा है? स्पेंडिंग विद इन बजट। फिर से इस एग्जांपल पर आइए। आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये में ही खर्च करेंगे, आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। दैट कैन बी कॉल्ड एज फिजिकल प्रूडेंस। ये जो टर्म है ये आता है आपके FRBM एक्ट से, जहाँ पर सरकार को बहुत सारी बातें कही गई हैं कि आपको फिजिकल डेफिसिट को 3.3% पर मेंटेन करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को 0 पर लेकर के जाना है। यानी कि आपको अपने डेफिसिट को बढ़ाना नहीं है, घाटा जो है उसको बढ़ाना नहीं है। इसको फिजिकल प्रूडेंस कहा जाता है जब आप अपने बजट में स्पेंडिंग को रखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंट्री की स्थिति कैसी है, वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस किस तरीके का है इस वक्त, वो वहाँ के बैलेंस ऑफ पेमेंट को चेक करके पता लगाया जा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके यहाँ से इंपोर्ट कितना हो रहा है और आपके यहाँ से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। इसमें बीच में हम देख लेंगे कि ये निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, तो हमें ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का पता चल जाता है। इसको और थोड़ा इकोनॉमिक जानने की कोशिश करेंगे तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दोनों का जो ओवरऑल आप देखते हैं कि कितना किस में नेगेटिव किस में पॉजिटिव है, तो वहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट का पता चल जाता है। टेपर टेंट्रम हमने डिस्कस किया हुआ है। टेपरिंग शब्द से बना है ये टेपर टेंट्रम। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पर लोग पैनिक हो जाते हैं और अपने बॉन्ड को कम दाम में बेचने लग जाते हैं। और एक शॉर्ट ऑफ समझना है पैनिक सिचुएशन, जब लोगों को ऐसा लग जाए कि अब उनके पास जो पैसा है या बॉन्ड सिक्योरिटीज़ है वो डूबने वाला है, तो एक पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। आइए देखते हैं इन टर्म्स का कैसे इस्तेमाल हुआ है इस आर्टिकल में। और बेहतरीन आर्टिकल उन्होंने लिखा है। इनका कहना है कि सरकार को कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए लेकर के आने होंगे। अगर अभी की जो स्थिति है, हो सकता है कि अगले साल में जो हमारा ग्रोथ हो वो निगेटिव तक जा सकता है। इन्होंने ऐसा अपना एक्सपेक्टेशन दिया है। ये कोई ऐसी फिक्स रूल नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए सरकार को तैयार होना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मार्केट में कौन पैसा खर्च करता है या फिर मार्केट की ऐसी कौन सी एंटिटी है जो पैसे अपना, आप कह सकते हैं, खरीद फरोख्त में पार्टिसिपेट करती है, तो आपको 3 नाम याद आता है। एक नाम आपको बैंक का आता है जो आपको पैसे लैंड करते हैं, कॉरपोरेट को पैसा देते हैं। दूसरे कॉरपोरेट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग बिजनेस सेटअप लगाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, राइट। और तीसरे हाउस होल्ड्स होते हैं। समझ में आ रहा है? एक कौन हो गया? बैंक, ठीक है। दूसरा हो गया कॉरपोरेट, तीसरे हो गए हाउस होल्ड। भाई हाउस होल्ड के पास पैसा बढ़ना शुरू हुआ, इनकम बढ़ना शुरू हुआ। अब हाउस होल्ड जाकर के फटाफट से खरीदारी करेंगे, कोई अपने यहाँ पर कार लेकर के आएंगे, कोई अपने यहाँ पर बाइक लेकर के आएंगे। इस तरीके से मार्केट में पैसे का फ्लो जो है वो बना रहेगा। और अंत में आता है गवर्नमेंट, ठीक है। ये 4 एंटिटी आपको ध्यान में रखना है। अब इनके पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए ये क्या कहते हैं। इनका कहना है कि कॉरपोरेट से तो हमें उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डेट में है, उनकी स्थिति ऑलरेडी बहुत ख़राब है। लॉकडाउन के पहले ही हम इतना स्लो डाउन की बात कर रहे थे। लॉकडाउन से पहले हम किसकी बात कर रहे थे? स्लो डाउन की बात कर रहे थे। कॉरपोरेट्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ से एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल ही बेकार है। दूसरा, इंसॉल्वेंसी की बात करें तो वो और बढ़ता जा रहा है। इंसॉल्वेंसी की कंडीशन पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अब ऐसी कंपनियां जिनके पास बहुत कैश फ्लो नहीं हो रहा है, वो क्यों इन्वेस्ट करेगी ऐसे स्टीम में, ऐसे सेक्टर में जहां पर उनको लगता है कि डिमांड कंस्ट्रेंट है और अभी उनका जो भी प्रोडक्शन है वो काम नहीं आएगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि इंसॉल्वेंसी की कंडीशन है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। अब आते हैं बैंक के ऊपर, जिस पर काफ़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को। आरबीआई को भी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी है। कितने सारे टूल्स अपना लिए अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। आप देखिए पॉलिसी रेट को लगातार कम किया जा रहा है ताकि इसका आगे ट्रांसमिशन हो पाए और जो लेंडिंग रेट है उसको कम किया जा पाए। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करेगी। बैंक अभी
किसी भी सूरत में उतना पैसा लैंड नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक की भी स्थिति आप जानते हैं कि ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी और एनपीएस की वजह से बहुत अच्छी नहीं है। तो भले ही आरबीआई बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल कर ले, लेकिन बैंक से भी आप उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एनपीए एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। जो बर्डन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वो बढ़ता जा रहा है, बैंक को सिक्योरिटीज़ कम दिख रहे हैं आगे, और इसलिए बहुत फाइनेंस होगा, इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। आते हैं हाउस होल्ड पर। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये स्थिति जब से लॉकडाउन वाली आई है, देखिए लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आपको बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर सेविंग नहीं होता तो क्या होता। अगर किसी के पास सेविंग नहीं है इस समय में तो उसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर उसको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो ऐसे में जो हाउस होल्ड्स हैं वो अभी डरेंगे, उनके पास पैसा आएगा तो वो सेव करेंगे, ना कि वो खर्च करेंगे। तो हाउस होल्ड से इस समय में ये एक्सपेक्ट करना कि उनके इनकम को बढ़ा दें, उनके पास पैसा पहुंचा दें तो वो खर्च करने लग जाएंगे, ये बहुत ही गलत है। बचा कौन? सिर्फ एक, वो है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट के पास अपनी अलग दिक्कतें हैं। अब देखिए, जो कोई ऐसे तो कोई गारंटी है नहीं कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अचानक से इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। क्योंकि जो अभी की स्थिति है वो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला नहीं है। हालांकि चीज़ें शुरू हो जाएंगी, चलने लग जाएंगी, लेकिन एकदम से ग्रोथ होगा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें तीन बातों को अगर हम फोकस करते हैं, जनरली क्या होता है इकोनॉमी में जब समस्या आती है तो 3F बहुत मैटर करता है। 3F क्या है? फूड, फ्यूल एंड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अभी की जो कंडीशन है वो इन तीनों में से एक भी कंडीशन उस पर लागू नहीं हो रही है। आज सरकार के पास फूड ग्रेन्स एनफ अवेलेबल हैं। फ्यूल देखिए, फ्यूल का प्राइस, जो फ्यूल का प्राइस है वो इतने सालों में पहली बार इतना नीचे गया है। ठीक है, तो ग्लोबल जो ऑयल प्राइस है वो भी काफ़ी नीचे जा चुका है, और फॉरेन एक्सचेंज भी अभी एनफ है सरकार के पास अगर देखा जाए तो ऐसे में कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली क्राइसिस की सिचुएशन इस समय नहीं है सरकार के पास। कंट्री में जो 1991 के समय में थी या फिर 2013 में जो सिचुएशन क्रिएट हो गया था, जहाँ पर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज़्यादा चला गया था, डबल डिजिट में था, और वो सिचुएशन था जहाँ पर टेपर टेंट्रम राइज हुआ था, लोग काफ़ी पैनिक हो रहे थे। आज की जो सिचुएशन है वो इन चीज़ों से बिल्कुल अलग है। तो क्या है आज की सिचुएशन? आज है डिफ्लेशनरी शॉक, यानी कि डिमांड साइड में प्रॉब्लम है, ना कि सप्लाई साइड में। सप्लाई साइड में कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम डिमांड साइड की बात करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे में गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? हमने शुरू में ही आपको बताया कि गवर्नमेंट पैसे खर्च कर सकती है और एकमात्र जो सहारा है आज वो गवर्नमेंट है। लेकिन उस सहारे को कौन सहारा देगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। अब इसके लिए अगर आप ये बोलते हैं कि सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है, जो रिसिट और टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज आते हैं, वहाँ से सरकार खर्चा चला लेगी, ये तो बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी क्राइसिस है। सेंटर स्टेट के बीच में ऑलरेडी मेस मचा हुआ है, वहाँ पर अपने आप ही पैसे की कमी हो रही है। तो अब सरकार को कुछ अदर मीन्स को ढूंढना पड़ेगा, कुछ अदर रास्ते को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीन रास्ता यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। इनके द्वारा जो बताया गया है, पहला क्या है? सॉवरेन बोरोविंग, बाहर से पैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कई स्कीम्स भी सरकार ने पहले निकाली हुई है, अब भी सरकार को सोचना है और बाहर से पैसे लेकर के आने हैं, ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। अभी हमने डिस्कस किया ना क्या मतलब होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, कि हम मनी जनरेट करें, फंड जनरेट करें अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। और वो एक तरीका क्या है भारत सरकार के पास? वो है प्रिंटिंग मनी। थोड़े बहुत प्रिंटिंग मनी हो सकती है, देखिए ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक लिमिट है हर चीज़ की, फिर इकोनॉमी में उसका बुरा प्रभाव पड़ने लग जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मनी एक ऑप्शन हो सकता है। और एक ऑप्शन हमने डिस्कस किया है बहुत पहले, वो डिस्कस किया है हमने, एक आर्टिकल में लिखा हुआ था, आपको याद हो अगर, कि आरबीआई से पैसे लिए जा सकते हैं। इस समय में आरबीआई से बोरो करना सबसे ज़्यादा सेफ साइड हो सकता है, क्योंकि कुछ एक डाटा में भी इवन रघुराम राजन साहब ने खुद ये कहा है कि आरबीआई के पास इनफ अमाउंट अवेलेबल है और वहाँ से पैसे लिए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है। तो ये दो तीन रास्ते हैं सरकार के पास जिसको कि अभी अपनाया जा सकता है, और
एकमात्र जो सहारा है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट को ये स्पेंडिंग के बारे में सोचना चाहिए ताकि आगे कोई भी ऐसी सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर पाएँ, ठीक है। मेंस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको ट्राई करेंगे। सॉवरेन बोरोइंग कैन प्रूव टू बी एन एफिशिएंट टूल टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक, क्रिटिकली एवेलुएट। ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, पॉइंट समझ में आए हैं, तो आप जैसा भी लिख पाते हैं ट्राई ज़रूर कीजिए। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, द प्रेक्ली स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। देखिए यहाँ पर एक अजीब सी बात पता चली है, इसको देखते हैं हम लोग आर्टिकल में। जैसे आपको पता है कि जब सिचुएशन ठीक हुआ करती थी, आर्टिकल में लिखा गया है ये कि जब चीज़ें ठीक हुआ करती थी, अगर हम लॉकडाउन से पहले की बात करें या अपने अच्छे समय की बात करें, तो सरकार किस चीज़ पर अपील करती थी? सरकार ये कहती थी कि आप अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करो। आपके जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं उसके लिए कई सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं सरकार के। तो उन्होंने खुल के ये कहा था कि आप अपने आइडियाज़ को आप लेकर के आइए, हमें बताइए, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और नो डाउट बहुत सारे आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज भी किया गया। लेकिन जब से ये कोविड-19 का पेंडेमिक फैला है, तो गवर्नमेंट इस तरफ कुछ स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है आर्टिकल में, इसके लिए आपको 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रही हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है वो है, एक बहुत बड़ा इवेंट अभी हुआ है जो शायद आपको पता ना हो, आपको बता दें। गवर्नमेंट के एटीट्यूड की यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली। और इसमें जो पहला इवेंट हुआ है वो इस तरीके से है कि कुछ 50 यंग ऑफिसर्स हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से, और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया फोर्स नाम से। फोर्स का फुल फॉर्म है फिजिकल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड एपिडेमिक, ठीक है। अब इसमें सारे सुझाव लिखे हुए थे, सजेशंस थे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं तो रेवेन्यू बेसिस पर चीज़ों को रिपोर्ट तैयार किया था कि क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर पब्लिश किया, ठीक है। और इसके लिए इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, ठीक है। ये माना गया कि ये जो इनका एक्शन है ये अगेंस्ट गवर्नमेंट है, और इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल सजेशंस हैं जिसके लिए इन पर एक्शन लिया गया। और सर्विस के रूल्स को ब्रीच करने के लिए 3 सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई जा रही है, ठीक है। अब वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किस तरीके से है, कुछ वहाँ पर टैक्सेशन का है कि 40% तक टैक्स कर देना चाहिए जिनका जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपीज़ का है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये कुछ सजेशंस थे, भले ही वो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन इनका सुझाव ये है आर्टिकल में कि आपको इनके अगेंस्ट एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा एग्जाम्पल ये मणिपुर केस का देते हैं। मणिपुर में कुछ ऐसे ही हुआ कि वहाँ पर कुछ सिटीजन्स थे जिनका ये कहना था कि जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है वो कहीं और बनना चाहिए। एक तो हम यहाँ पे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इंडियन पीनल कोड की बात करेंगे। मणिपुर में क्या हुआ है कि ये जो एक्ट लागू किए गए हैं उसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सेडिशन वगैरह के चार्ज लगा दिए जा रहे हैं। और इसमें दैट सजेस्टेड दैट द प्रपोज्ड क्वारंटाइन सेंटर in Imphal should be moved from agriculture land to the disused airstrip। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने सजेशन ये दिया था कि आप जो क्वारंटाइन सेंटर एग्रीकल्चर लैंड पे बना रहे हैं उसको वहाँ ना बना करके कहीं और पर बनाइए। तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। फिर वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, जब एक एलोकेशन हो रहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उस पर बात उठाई, आवाज़ उठाई, तो उनके जो पोर्टफोलियो उनको ले लिया गया और उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की गई। फिर पोर्ट ब्लेयर का एग्जाम्पल भी लिया गया है कि वहाँ पर एक जब सिंपल जर्नलिस्ट ने एक सवाल उठाया कि आप फ़ोन कॉन्टैक्ट्स को क्यों ट्रेस कर रहे हैं, जो जो पेशेंट्स हैं, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, तो ये ऑब्वियसली उनके राइट्स के अगेंस्ट है, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है कि कैसे अभी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को सुन नहीं रही है या बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है। किसी भी तरीके का सजेशंस, जो पहले वो आइडियाज़ और सजेशंस मांगते थे, अभी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो इनका वे यही कहना है कि इसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत है, और सरकार को लोगों के आइडियाज़ को फिर से सुनने की ज़रूरत है। ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन है, ऑलरेडी टफ सिचुएशन है, ऐसे में स्ट्रिक्ट रूल को लगाना, स्ट्रिक्ट एक्शन को लेना ये सही नहीं होगा। और गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वो होती रहनी चाहिए।
मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप ट्राई करेंगे, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील देयर मस्ट बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। 2 क्वेश्चंस हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए और बताएंगे आप लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं। और अब आज का सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट का। तो आपको बता दूं, आप अभी इस वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पे 7 स्टेटमेंट गिवन है, बहुत इजी स्टेटमेंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो लोग प्रीलिम्स में बैठे हैं उनके लिए बहुत कंपलसरी है ये। और आप कॉपी में आंसर लिखेंगे, करेक्ट को आप सी से डिनोट करेंगे और इनकरेक्ट को आप आई से डिनोट करेंगे, और इकट्ठा आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, 1 का सी या जैसा भी आपको लगता है, और इसका सही आंसर आपको कल बताया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, एग्जांपल देख लीजिए। द बोरोविंग बाय द कॉर्पोरेट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड सॉवरेन बोरोविंग। क्या ये सही है? अगर आपको सही लगता है या गलत लगता है तो करेक्ट या इनकरेक्ट का लिख करके आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, 7 स्टेटमेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए आप। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। एक छोटी सी जानकारी कोचिंग के बारे में है। आप में से अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में पता करना है तो वो अप्रोच कर सकते हैं 8750069419 पर, और बाकी की डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। कैसे हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्या फ़ीचर है हमारा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच, कीप स्टार्टिंग।